है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और चलिए आज इम्पोर्टेंट एक संगठन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में रेगुलर सुन रहे होंगे उस संगठन के बारे में, उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बखूबी आप उसके बारे में देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में। और जो कंपटीशन की बच्चे तैयारी करते हैं उनको तो इनके बारे में जानकारी भी होगी। ब्रीफ में उसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे उसकी अहमियत, उसका रोल और उसका क्या अभी पॉलिटिक्स चल रहा है, क्या इंटरनेशनल स्तर पर उसका प्रभाव है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये संगठन है नाटो। हम जानते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच अभी वॉर चल रहा है और उस वॉर में यूक्रेन के साइड से यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए, उसके टेरिटोरी को, उसको सॉवर्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नाटो की सहायता उसे मिल रही है, जिसका वो मेंबर भी है। और एक तरफ है रसिया, जिसको रूस भी हम हिंदी में कहते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये आप समझ सकें कि ये संगठन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया, किस ग्राउंड पे बनाया गया, कैसे बनाया गया और आज ये किस रूप में आपके सामने है। अभी रिसेंटली 9 से 11 जुलाई के बीच इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी का मतलब है वाशिंगटन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अमेरिका में स्थित है। वहाँ इसका 75 ईयर्स का फाउंडेशन डे मनाया गया। एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उसमें फिर से जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको डिफेंड करने का प्लेज लिया गया, यूक्रेन को डिफेंड करने का प्लेज लिया गया। और इस तरह से आप देखते हैं कि एक नए तरीके से, नए वे में इसको इवॉल्व करने का प्रयास हो रहा है 21st सेंचुरी में, खास करके जहां साइबर टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, साइबर से रिलेटेड चीज़ें बहुत बड़े स्तर पे हो रही हैं। साइबर वॉर का कंसेप्ट आ गया है। तो उस परिस्थिति में और इसके साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज इसके मेंबर बनने के राह पर है। मैं यहाँ करेक्शन कर दूं कि यूक्रेन अभी भी इसका मेंबर नहीं है, मेंबर बनने के प्रोसेस में है। कहा जा रहा है कि वो मेंबर बन भी सकता है, सारी क्राइटेरिया अगर पूरा करे तो उसमें हम लोग आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि नाटो क्या है, क्यों बना। तो दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी थोड़ा सा आप समझिए कि 1917 में रसिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ। वहाँ पे विश्व में किसी देश में पहली बार एक कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई लेनिन के नेतृत्व में। और इस तरह से धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उस समय आप जानते हैं कि हिटलर का कितना बड़ा पावरफुल लॉबी था, कितना बड़ा रोल था, किस तरह से पूरा विश्व दो कैंप में डिवाइड हुआ। इसके साथ ही हिटलर को डिफीट करने के लिए जो सब सोवियत यूनियन था, सोवियत रशिया था, वो और वेस्टर्न जो कंट्रीज थे, इन दोनों के बीच में एक कोलैबोरेशन, एक कोऑपरेशन स्थापित होता है और इस तरह से हिटलर को डिफीट किया जाता है, उसको हराया जाता है। और इन सब चीज़ों के बावजूद, क्योंकि वो कॉमन थ्रेड था, इस वजह से दो आइडियोलॉजिकल कैंप, आपको ये समझना होगा कि दो आइडियोलॉजिकल कैंप का मतलब ये, एक पूंजीवादी आइडियोलॉजी वाली व्यवस्था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली व्यवस्था जिसका नेतृत्व सोवियत यूनियन कर रहा था, रसिया कर रहा था। इन दोनों के बीच एक क्लैश शुरू होता है, आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू होता है, प्रॉक्सी वॉर शुरू होता है। और डिफरेंट कंट्रीज को, वो खुद लड़ाई नहीं लड़ते थे, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज को उस आइडियोलॉजिकल नैरेटिव के बिहाफ पर सपोर्ट करते थे, जिसकी शुरुआत आप कोल्ड वॉर के रूप में देखते हैं। पूंजीवादी देशों को इस बात का डर था कि कम्युनिस्ट रसिया जो है कभी भी हमारे ऊपर, हमारे विचारधारा वाले कंट्रीज के ऊपर अटैक कर सकता है। और इसी गोलबंदी को लेकर के, इसी गोलबंदी को, इस दो आइडियोलॉजिकल जो कैंप थे, मतलब ये कि एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है और एक का रसिया कर रहा है,
और दोनों चाह रहे हैं कि हम हमारे विचारधारा को, हमको सपोर्ट करने वाले जो भी कंट्रीज हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें कलेक्टिव सिक्योरिटी देंगे। सामूहिक सुरक्षा का कंसेप्ट लाया गया। और उस समय दो ट्रीटी काफी फेमस ट्रीटी रही जो उस पे लोगों ने काम किया। वार्सा पैक्ट सोवियत यूनियन के द्वारा इनिशिएट किया गया था। इस विचारधारा से प्रभावित, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित जो कंट्रीज थे उनका एक कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन करने के लिए वार्सा पैक्ट बना था। और इसी समय एक प्रोसेस और शुरू हुई, ये पॉलिटिकल और मिलिट्री सिक्योरिटी, मिलिट्री कॉपरेशन के लिए। और ये कॉपरेशन क्या टारगेट कर रहा था? ये टारगेट ये था कि सोवियत यूनियन का, सोवियत संघ का जो इन्फ्लुएंस है उसको रोका जाए, और जो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के जो को मानने वाले जो कंट्रीज हैं उनको सामूहिक सुरक्षा दी जाए। और इसी के तहत शुरू हुआ ये बातचीत 1949 में वाशिंगटन डीसी में वाशिंगटन ट्रीटी साइन होता है 1949। और वह नींव रखता है किसका? नाटो का। तो नाटो का मतलब क्या हुआ? नाटो एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसका पर्पज क्या रहा? पर्पज ये है, या पर्पज उस समय भी जो डिसाइड किया गया वो ये है कि पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। समझिएगा इस बात को, ये पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं। ठीक है। इट मेंबर्स आर कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग ईच अदर फ्रॉम एनी थ्रेट। तो इसके जो भी मेंबर्स हैं, अभी इसके 32 मेंबर हैं, और अभी रिसेंट में स्वीडन इसमें शामिल हुआ है 2024 में। और बहुत सारी कंट्री, छोटे छोटे कंट्री अभी भी उस प्रोसेस में हैं ताकि वो नाटो में शामिल किए जा सके। वो चाहते हैं कि हम उस व्यवस्था में शामिल हों। तो आपको वो कंटेक्स्ट समझना है कि कब ये बना था। 1949 में ये बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था, जिसमें भारत जब आज़ाद हुआ तो नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता का उसने अंतर्राष्ट्रीय नीति का पालन किया, क्योंकि वो देख रहा था कि किसी गुट में शामिल होने से बेहतर है कि हम एक थर्ड रास्ता बनाएं, एक इंडिपेंडेंट रास्ता बनाएं, और हम अपने फॉरेन पॉलिसी को, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। लेकिन ये जो नाटो की स्थापना हुई, ये कोल्ड वॉर के समय हुई। एक वैचारिक जो वॉर चल रहा था पूंजीवादी देशों में, और एक तरफ एक ब्लॉक था कम्युनिस्ट पार्टियों का, या आप कहें कि जो साम्यवादी देशों का जो विचारधारा था, उनके बीच एक जंग चल रही थी, वैचारिक जंग चल रही थी। उसमें डायरेक्ट क्लैश नहीं हो रहा था। विचारों के दौरान, विचारों के बेसिस पर गोलबंदी हो रही थी। एक्सपेंशन ऑफ इन्फ्लुएंस एरिया बढ़ाया जा रहा था। अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सीड करने की बात हो रही थी, बढ़ाने की बात हो रही थी। और इस तरह से 1949 में कलेक्टिव सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए यूरोप के देशों ने और नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट के देशों ने एक मिलिट्री अलायंस की शुरुआत की। ये वो दौर था। लेकिन क्या अभी का दौर वैसा ही है? नहीं, अभी का दौर बिल्कुल उससे अलग है। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, और पूछा भी जाना चाहिए, कि चलिए ठीक है, 1999 तक, 1999 नहीं, सॉरी, यहाँ पे करेक्शन आप कर लिए, 1991 तक जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब तक आप देखेंगे कि इसका एक जस्टिफिकेशन आपके सामने आता है। क्या जस्टिफिकेशन आता है? जस्टिफिकेशन ये आता है कि तब तक सोवियत संघ अवेलेबल था, उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, वो कोलैप्स नहीं किया था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो एक तरह से आइडियोलॉजिकल आप कहें कि जो साम्यवादी देशों का गुट का जो मेन सेंटर था सोवियत यूनियन, वो कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स होने के बाद जो भी उस
कन्फेडरेशन में कंट्री जाते थे, यूक्रेन भी था उसमें। यूक्रेन शायद पहला देश था जो सोवियत यूनियन से अलग हुआ। तो जब 1991 में उसका विघटन हो जाता है तो कायदे से इस मिलिट्री अलायंस को खत्म हो जाना चाहिए था। वार्सा पैक्ट खत्म हो गया। वार्सा पैक्ट साम्यवादी देशों का एक संगठन था, एक ट्रीटी था, जिसमें वो अपने आप को एक साथ रखते थे और कलेक्टिवली फाइट करते थे पूंजीवादी व्यवस्था के देशों से, उनकी विचारधारा से। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, फिर भी नाटो को बनाए रखा गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं एक्सपर्ट्स, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स, मिलिट्री पॉलिसी के एक्सपर्ट्स, कि आखिर अगर जो पूंजीवादी देश थे, जो विकसित देश थे, वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन्होंने क्यों नहीं इसको खत्म होने दिया? उन्होंने इसको खत्म क्यों नहीं होने दिया? अगर पूरे विश्व में वो शांति चाहते थे तो मिलिट्री अलायंस बनाने की क्या जरूरत थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसको बनाए रखा गया। वार्सा पैक्ट लगभग खत्म हो गया सोवियत यूनियन के विघटन से। लेकिन इसी समय एक और चीज आप देखिए कि चाइना का इमरजेंस हो रहा था, चाइना का राइज हो रहा था। और इस राइज को देखते हुए, क्योंकि 1949 में ही चाइना में भी रिवॉल्यूशन होता है, एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, ठीक है। वो सोवियत यूनियन का जो पॉलिटिक्स था, उस समय का जो पॉलिसी था साम्यवादी नीति का, उससे अलग तरीके से यहाँ क्रांति होती है। लेकिन चाइना में क्रांति हो गई, एक नया साम्यवादी देश सामने उभर कर आ गया। और अब वो एक नया चैलेंज दिख रहा था 1991 तक, क्योंकि 1991 तक जब वहां पे रिफॉर्म हुए, वहां पे जब रिफॉर्म हुए 1979 में, तो चाइना एक बहुत बड़े इकोनॉमी के रूप में उभरना शुरू किया। वो एक अलग कंटेक्स्ट है जिसमें ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि नाटो का एग्जिस्टेंस जरूरी है हमें कलेक्टिव अपने सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो भी एक साम्यवादी देश है, एक असर्टिव कंट्री है। जैसा इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर उसका बढ़ेगा, सबके लिए थ्रेट हो सकता है। लेकिन ये थ्रेट कितना सही है? क्या नाटो से थ्रेट नहीं है किसी और कंट्री को? यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए। तो इस विचारधारा के बेसिस पर कि हम पूंजीवादी देश हैं और कोई साम्यवादी देश अगर एग्जिस्ट करता है तो इस पूरे व्यवस्था के लिए खतरा है, ये भी बात बताता है कि वो अपना हेजमनी, जो आइडियोलॉजिकल हेजमनी है पूंजीवादी व्यवस्था का, वो बनाए रखना चाहते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी का जो लॉजिक है उसे बनाए रखना चाहते हैं। मार्केट इकोनॉमी का जो डोमिनेंस है उसे वो बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि चाइना भी इससे अलग नहीं है। तो 1991 में जो सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तब भी इसको बनाए रखा गया, इसे कंटिन्यू किया गया। आप जानते होंगे, या मैं आपको बताते चलूं कि इसमें 32 कंट्रीज हैं, मोस्टली यूरोप के हैं, कनाडा भी है, नॉर्थ अमेरिका भी, मतलब यूएसए भी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसकी जो ट्रीटी है, वाशिंगटन ट्रीटी, जो 1949 में साइन हुई थी, वही उसका गाइडिंग प्रिंसिपल डिसाइड करता है, वही इसका गाइडिंग प्रिंसिपल डिसाइड करता है। अब सवाल यह है कि अब इसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप समझिए। प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है? 1991 के बाद बहुत सारे राइटर, जो वेस्टर्न राइटर हैं, जो लिबरल डेमोक्रेसी को काफी फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि अब आइडियोलॉजिकल वॉर रहा ही नहीं, अब साम्राज्यवाद रहा ही नहीं, अब उपनिवेशवाद रहा ही नहीं। मैं इस बात से डिफर करता हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अब ये नियो लिबरल आइडियोलॉजी का जमाना है, जिसमें आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि हर चीज मिलिट्री के द्वारा किया जा रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के द्वारा ये इंपीरियलिज्म एग्जीक्यूट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के द्वारा ये इंपीरियलिज्म एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अगर विचारधारा की लड़ाई नहीं होती तो नाटो का एग्जिस्टेंस क्यों? नाटो का एग्जिस्टेंस या इसका संगठन बना ही था आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ने के लिए, अपने आइडियोलॉजी को डिफेंड करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि आइडियोलॉजी पूरी तरह से, अब आइडियोलॉजी की लड़ाई ही नहीं है, अब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। तो क्या
यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर हो रहा है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा जा सकता है? क्या ये थेराइजेशन हो सकता है कि ये वॉर जो चल रहा है ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है? जैसे फ्रांसिस फुकुयामा लॉजिक देते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी, क्या सही में एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो गया है या नए तरीके से इस आइडियोलॉजी को इवॉल्व किया जा रहा है? क्या यूरोप पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नहीं हो गया है? क्या यूक्रेन अमेरिका पर निर्भर नहीं हो गया है? चाहे मिलिट्री सपोर्ट हो, चाहे इक्विपमेंट का सपोर्ट हो, वेपन्स का सपोर्ट हो, फिनेंशियल सपोर्ट हो, मोरल सपोर्ट हो, क्या वो डिपेंडेंट नहीं हो गया है, उस पर निर्भर नहीं हो गया? क्या नए तरीके से जो हथियार का सप्लाई हो रहा है यूक्रेन को या बाकी जगहों पर, क्या वो इंपीरियलिज्म नहीं है, न्यू कॉलोनियलिज्म नहीं है? तो अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर हो रहा है और जिस तरह से 75 फाउंडेशन डे मनाया गया अमेरिका के अंदर नाटो का, और वहां पे जो प्लेज किया गया कि हम यूक्रेन को वो सारी सहायता देंगे जिससे वो रशिया से लड़ने में सक्षम हो सके, उसको फिनेंशियल सपोर्ट देंगे, मिलिट्री सपोर्ट देंगे और नाटो का उसे हम मेंबर बनाएंगे। इसका काउंटर रिएक्शन आया है रशिया के द्वारा। और मूल सवाल ये है, जो दो सवाल आपको जानना चाहिए, चाहे डिस्कस करना चाहिए, कि अमेरिका अपने जमीन पर कभी ये लड़ाई नहीं लड़ता है। वो हमेशा अपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके ये सारी लड़ाइयों को लड़ता है। क्यों? और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग कौन हैं? एक इतना बड़ा मिलिट्री अलायंस है जिसमें इतने बड़े बड़े कंट्री, डेवलप्ड कंट्री शामिल हैं, यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, कनाडा हो, और एक तरफ रशिया है। हम रशिया को जस्टिफाई नहीं करना है, लेकिन जो थ्रेट आप बिल्टअप कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उस थ्रेट का रिस्पॉन्स तो देगा कोई। जिस तरह से आप कलेक्टिव सिक्योरिटी के नाम पर घेराबंदी कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स तो देगा कोई, और वो रशिया दे रहा है। इसमें रशिया भी गलत है, जिस तरह से उसने हथियार का इस्तेमाल करके यूक्रेनियन पीपुल का राइट वायलेट किया है, उनके प्रॉपर्टी का जिस तरह से विनाश हुआ है, जिस तरह से वो डर के साया में जी रहे हैं, बच्चे बच्चे मर रहे हैं, हॉस्पिटल पे अटैक जिस तरह से हो रहा है, क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? लेकिन क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि नाटो बहुत अच्छा कर रहा है? क्या नाटो को हम मान लें कि वो बहुत बड़ा शांति का दूत है, या अमेरिका शांति का दूत है, या ये साम्राज्यवाद का एक नया स्वरूप है, उपनिवेशवाद का एक नया स्वरूप है? क्या यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका और जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उस पर डिपेंड नहीं होता जा रहा? सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? तो आखिर इतने दिनों में नाटो ने पीस प्रोसेस शुरू करने की बात क्यों नहीं की? क्यों इनिशिएट क्यों नहीं किया जा रहा? और क्या इस 21वीं सदी में, जहां शांति सबसे बड़ी जरूरत है आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक डेवलपमेंट के लिए, वहां पे जिस तरह से वार चलाया जा रहा है, जिस तरह से उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, नाटो कैसे जस्टिफाई करेगा अपने आप को कि हम इस ग्लोबलाइजेशन के एज में मिलिट्री अलायंस की जरूरत है? और अगर जरूरत है तो ये बात ये बताता है कि अभी भी आइडियोलॉजी का जो युद्ध है वो खत्म नहीं हुआ है, कोल्ड वार खत्म नहीं हुआ है, वो दूसरे रूप में अपने आप को इवॉल्व कर रहा है और इस तरह से ग्लोबल ऑर्डर को रीसेप कर रहा है। अगर कहीं और मिलिट्री अलायंस बनता है तो इसका खुले तौर पर अमेरिकन कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज इसका विरोध करती हैं, लेकिन जब अपनी बात है तब उसी को वो लोग जस्टिफाई करते हैं। अब क्या जस्टिफाई किया जाता है? अब चाइना के नाम पे इंडिया के माननीय प्रधानमंत्री जब रशिया के प्रेसिडेंट से मिलते हैं तो उनको दिक्कत होने लगती है, लेकिन अपने इंटरेस्ट की बात अगर होगी, अपने इंटरेस्ट के लिए अगर वो किसी एडवर्सरी से भी मिलते हैं तो उसको जस्टिफाई करेंगे शांति के नाम पर। तो दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज इस जमाने में भी, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी, किस तरह से मिलिट्री अलायंस को बनाए रखा गया है। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस है,
जो कहता है कि हम कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी किसका? जो डेवलप्ड कंट्री हैं, केवल उनका कलेक्टिव सिक्योरिटी। और जब कोई अपने कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है, अपना राइट असर्ट करता है ग्लोबल ऑर्डर में, तो उसको वो थ्रेट के रूप में दिखाते हैं। तो आप समझिएगा कि नाटो अपने आप में एक हेजिमनिक वर्ल्ड ऑर्डर को इंगित करता है, हेजिमनिक वर्चस्ववादी। और ये वर्चस्ववादी लोग या कंट्रीज कौन हैं? यूरोप के कंट्रीज हैं, अमेरिका के कंट्रीज, अमेरिकन कंटिनेंट के कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड हैं। वो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए इस मिलिट्री फोर्स का, कंबाइंड मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो 32 देशों के कंट्रीब्यूशन से चलता है। तो ये समझना होगा कि ग्लोबल ऑर्डर में इस मिलिट्री अलायंस का क्या रोल है। सारे लोगों ने, जो बाकी कंट्रीज थे, उन्होंने मिलिट्री अलायंस खत्म कर दिया, लेकिन ये मिलिट्री अलायंस अभी भी कंटिन्यू जारी है। और ये उनके पावर को, उनके रूल करने का, जो ग्लोबल ऑर्डर में उनका इन्फ्लुएंस है, बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। हमें नहीं लगता कि इससे बड़ा पावरफुल फोर्स कहीं एग्जिस्ट करता है। तो क्या ये पूरे विश्व को शांति की तरफ ले जा रहा है? केवल रशिया को और चाइना को ब्लेम कर देने से काम चल जाएगा? क्या डेवलपिंग कंट्रीज के अलायंस को ब्लेम कर देने से काम चलेगा? नहीं, बल्कि इसके माध्यम से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अपना डोमिनेंस और मजबूत कर रही हैं। विश्व शांति की तरफ नहीं, अशांति की तरफ बढ़ रहा है। ये समझना होगा। जिस तरह से सिविल एंड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स एक साथ जुड़ करके इस वॉर को बढ़ा रहा है, इससे कहीं शांति नजर नहीं आती, अशांति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, नाटो को समझिए। नाटो को महज एक ऑर्गेनाइजेशन मत समझिए, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझिए, कैसे इमर्ज हुआ, कैसे आज ये नए रूप में, नए तरीके से इंपीरियलिज्म को, कॉलोनियलिज्म को, साइबर वॉर को बढ़ावा दे रहा है। केवल आप एक एंगल से नहीं देखिए, क्योंकि डोमिनेंट मीडिया ये बोलती है कि रशिया सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार है, लेकिन वो अपनी गलतियों को कभी आपके सामने नहीं लाएगा। उसको एक शांतिवादी नीति के तौर पे दिखाया जाएगा, जबकि सच्चाई बिल्कुल इससे अलग है। उसको स्क्रूटिनाइज करिए, उसका एनालिसिस कीजिए और देखिए कि विश्व किस तरफ जा रहा है। केवल सतही तौर पर देखने से आपको नहीं पता चलेगा। तो इसी बात के साथ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें जो भी हम कंटेंट डालते हैं, जो जिन इशू पर हम बात करते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।